गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका फेसबुक के लाइव सेशन पर माई वीज़ा ओवरसीज़ के साथ। और मैं हूं सोनिया सिंह। हमारे साथ हैं माई वीज़ा ओवरसीज़ के डायरेक्टर मिस्टर दीप अरोड़ा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सोनिया। और बहुत बहुत स्वागत है हमारी बहुत प्यारी ऑडियंस का जो हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं। आज एक बार फिर एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन लेकर हम आपके सामने आए हैं। जैसे कि हर बार आते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं और हमेशा आते भी हैं, और उसी तरह आप भी हमें प्यार देते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि हम आकर आपके साथ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। आज का टॉपिक हमारा रहेगा न्यूजीलैंड स्टडी के ऊपर। तो उसी बारे में हम सर से पूछेंगे कि आज हमें बताएं सर, न्यूजीलैंड में जो स्टडी वीज़ा है, स्टडी परमिट के लिए बच्चे जा रहे हैं, उनको गाइड कीजिए थोड़ा कि किस हिसाब से वो प्रेपरेशन उनकी हो, फंड्स हो, और क्या उनके लिए जो है टिप्स हैं वो आप बताइए प्लीज़। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सोनिया। सो एज़ यूजुअल हम अपने टाइम के पक्के हैं, तो फ्राइडे 5 o'clock आपके सामने है। देखिए सोनिया ने अगेन हार्डवर्क किया, और जैसे कनाडा ऑस्ट्रेलिया को कवर करते करते न्यूजीलैंड के जो बेसिक चेंजेस आए हैं उन पे भी मैडम ने रिसर्च की, हमने रिसर्च की, माई वीज़ा ओवरसीज़ की टीम है। तो आज न्यूजीलैंड के बारे में कोशिश ये करेंगे कि अगले 10-15 मिनट में आपको मैक्सिमम नॉलेज मिल जाए। तो जैसे कि मालूम है कि माई वीज़ा ओवरसीज़ घुमार मंडी लुधियाना से ऑपरेट कर रहा है, और मैं दीप अरोड़ा डायरेक्टर माई वीज़ा ओवरसीज़। सेकंड ऑफिस हमारा श्रीगंगानगर में है, और मिस्टर सिकंदर वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। कोई भी इंक्वायरी होती है 10 to 6 आप कभी भी उनके नंबर पे फ़ोन करके उनको मिल सकते हैं। राइट, तो मेन पॉइंट पे आते हैं कि न्यूजीलैंड का जो स्टडी वीज़ा है ना, थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। क्या चेंज आए हैं वो उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और लोग बहुत डर जाते हैं जब हम ये कहते हैं कि 6 महीने 6 months ओल्ड फंड चाहिए, इतना पैसा चाहिए। तो वो क्यों चाहिए, क्या रीज़न है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि न्यूजीलैंड मैक्सिमम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में SOL है, जिसे हम स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट कहते हैं। स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जॉब्स की भरमार होती है, जहाँ पर टॉप की जॉब्स मिल जाती हैं और स्टूडेंट्स को और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आती। तो सेम अब न्यूजीलैंड ने ग्रीन लिस्ट निकाल दी है। ग्रीन लिस्ट में सारे ही प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। हाँ, वो कोर्सेज नहीं रहेंगे जो आप कहेंगे हमने फिज़िकल एजुकेशन किया हुआ है, या हमने कोई पेंटिंग या ड्राइंग्स के कोर्सेज ऐसे किए हुए हैं, या फाइन आर्ट्स किया है, या बिजनेस मैनेजमेंट का कोई कोर्स किया हुआ है, तो वो प्रोफेशनल लिस्ट में, ग्रीन लिस्ट में नहीं आते, प्रोफेशनल कोर्स की लिस्ट में नहीं आते। तो सबसे पहले आपको, जब आप न्यूजीलैंड के बारे में रिसर्च करते हैं, तो ग्रीन लिस्ट जो है, जो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए ज़रूरी है, वो पहले आपने चेक कर लेनी है। अब जो न्यूजीलैंड की जो एजुकेशन है, ये ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन के इक्वल है। जैसे 3 साल की ग्रेजुएशन है, 1 से 1.5 से 2 साल की मास्टर है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में है, और ऐसे ही यूके में है। तो यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो ऑलमोस्ट एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है वो सेम रहता है। अब मोटी मोटी बात ये है कि न्यूजीलैंड किन लोगों को इनवाइट कर रहा है, कि कौन आए। अब देखिए, यदि मैं इंडियन हूँ तो मैं भी वही चाहता हूँ कि जो लोग इंडिया में आए वो स्किलफुल हों, वो स्किल्ड हों, ताकि वो हमारी जो इंडिया की इकॉनमी है उसको डेवलपमेंट में ले जाएं। इसी तरह न्यूजीलैंड की जो सरकार है, जो इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है, वो ये सोचता है कि जो भी स्टूडेंट आए, चाहे उनके पास कोई वर्क परमिट के लिए आए, चाहे उनके पास कोई PR के लिए आए, वो स्किल्ड, हाईली स्किल्ड होना चाहिए, जो डिमांड में है। देखिए, एक बेसिक स्ट्रैटेजी होती है किसी भी कंट्री के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि डिप्लोमा जो हम करते हैं, डिप्लोमा है सबसे पहले, उसके बाद ग्रेजुएशन है, राइट, जिसे बैचलर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास PG के कोर्सेज आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के, या उसके बाद मास्टर्स है, उसके बाद फिर आप PhD है, D.Litt है, D साइंस है। देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स एंड डिग्रीज आर अवेलेबल इन न्यूजीलैंड। पर हम बात करेंगे डिप्लोमा से लेकर PhD तक। तो जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या उनका जो लिया हुआ कोर्स है वो ग्रीन लिस्ट में आता है। यदि उनका कोर्स ग्रीन लिस्ट में आता है तो 1 साल का डिप्लोमा करेंगे तो 1 साल का उनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। 2 साल का डिप्लोमा करते हैं तो 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा। पर यदि ग्रीन लिस्ट में वो कोर्स या प्रोग्राम नहीं है तो 1 साल की पढ़ाई करिए, उसके बाद अब नेचुरली कि चेंज करिए, अपना कोर्स चेंज करिए अपने पोस्ट स्टडी वर्क को लेने के लिए। तो पहली बात तो यहाँ पर क्लियर होगी कि डिप्लोमा वालों का जो फ्यूचर है वो ग्रीन लिस्ट के ऊपर बेस्ड है।
तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो ग्रीन लिस्ट है उसको बनाने का एक क्राइटेरिया ये है कि वहाँ पर कंट्री में जाकर आप कुछ मीनिंगफुल काम कर सकें, सिंपल, एग्जैक्टली, यू राइट, बिल्कुल ठीक है सर्व जी, कर सकें एग्जैक्टली। जब तक इकॉनमी नहीं उसकी बढ़ेगी, जीडीपी नहीं किसी कंट्री की बढ़ेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा, तो उस कंट्री में लोगों को लाने का क्या फायदा। और किस बेस पर आपको काम मिलेगा। एग्जैक्टली, तो उनके पास कोई इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, सिविल की, आईटी की, होटल मैनेजमेंट की, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, सर्वेयर है, ऐसे यदि कोर्सेज उनके प्रोग्राम्स में जाते हैं तो नो डाउट कि उनको पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाता है। उसके बाद पीआर का जो आगे कारवा है वो ठीक रहता है। तो इस बात का ध्यान मतलब स्टूडेंट्स खुद भी रखें और कंसल्टेंट्स भी जो गाइड कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तभी लाइव हुए हैं, इसलिए लाइव हुए हैं जी, तो वो भी उनको गाइड करेंगे भी जब आप कोर्स चूज कर रहे हो तो वो जब जैसे हम देखते हैं कि रेलेवेंट हो, अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हो तो फिर वो ग्रीन लिस्ट में अगर आता है तो आपको आगे वर्क परमिट। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो अभी यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि बैचलर और मास्टर वालों को डरने की जरूरत नहीं है, वो ग्रीन लिस्ट से बाहर है। आपने वहाँ पर बैचलर करने चाहिए, 3 साल की बैचलर करते हैं, आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाता है। मास्टर करने जाते हैं, 1 से 1.5 साल की मास्टर है, तो आपको वहाँ से अप टू 3 इयर्स का भी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है। तो यहाँ एक डाउट है, हाँ जी, हाँ जी, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट आप बोल रहे हो कि उसमें ग्रीन लिस्ट का कोई नहीं है, है ना, बैचलर के लिए, मास्टर्स के लिए जी। हाँ। लेकिन बाय चांस अगर उनकी जो पहले की स्टडी है वो वैसी है जो उनके ग्रीन लिस्ट में नहीं आती है, लेकिन वो पीजी के लिए या बैचलर के लिए जा रहे हैं, फिर उनको मिल जाएगा वर्क परमिट? बहुत मुश्किल है। देखिए, अब एक पर्सन बीए करके जा रहा है, जिनके पास फाइन आर्ट्स है, संस्कृत है, फिजिकल एजुकेशन है, तो इट बिकम्स वेरी टफ। फिर उनका फ्यूचर, देखिए यही तो बात है। हाँ। जैसे मैं न्यूजीलैंड के लिए बात कर रहा हूँ कि हमें सिर्फ स्किलफुल और ग्रीन लिस्ट लोग ही चाहिए, तो यूके में भी ऐसे ही है। यूके में भी स्टेम कोर्सेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, हम क्यों इतना ज़्यादा लाइव होते हैं, बोलते हैं कि कम से कम कोर्सेज तो पहचान लो। बस कनाडा यूके रीच करवा दो, यूके बस हमें ना पहुंचा दो किसी तरीके से, है ना। तो हमें मालूम ही नहीं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पढ़े कि नहीं पढ़े। ऐसे न्यूजीलैंड की बात है, न्यूजीलैंड में ग्रीन लिस्ट है, नहीं है तो यू आर गॉन, आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाओगे। सो कहने का मतलब ये है कि यदि आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, +2 के बाद डिप्लोमा के लिए जा रही हैं, तो कोशिश ये करिए ग्रीन लिस्ट में। ये बैचलर एंड मास्टर के लिए ग्रीन लिस्ट की जरूरत नहीं, बट उनके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि वो कोर्स जो है वो प्रोफेशनल कोर्स ले, ताकि उनका आगे पीआर का, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का आगे पीआर का जो दौर है वो ईजी हो जाए। तो ये तो बात की हमने ग्रीन लिस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसका जो प्रोसेस है कि फंडिंग कौन कैसे कर सकता है, राइट। तो कई स्टूडेंट फ़ोन करते हैं कि बताते हैं कि सर कितने महीने के पुराने फ़ंड चाहिए या कैसे चाहिए, तो उसके बारे में मैं साथ में ऐड करना चाहता हूँ। फंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो 6 मंथ्स ओल्ड फंड चाहिए, पहली बात। और एक बंदा इसको स्पॉन्सर करेगा, ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादा बंदे अप्लाई करते हैं। एक कंट्री है जहाँ पर बहुत पुरानी, यस बिल्कुल, जैसे बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 3 मंथ्स ओल्ड चाहिए, कनाडा में तो कोई वैसी दिक्कत नहीं है, और यूके में भी अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज पुराने फंड चाहिए। बट न्यूजीलैंड की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है ये बहुत ही अलर्ट रहता है, क्योंकि नो डाउट कि ब्यूटीफुल कंट्री है, पढ़ाई का जो एजुकेशन का लेवल है ये बहुत बढ़िया है, और ये बहुत स्क्रूटनी करके स्टूडेंट को लेते हैं। देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जिसको स्टडी वीज़ा मिल गया न्यूजीलैंड का, इसका मतलब उसकी पीआर के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। देखिए ये एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं न्यूजीलैंड वाले कि जब आपको स्टडी वीज़ा उनको देते हैं जिनकी पीआर लीडिंग टू पीआर है, तो समझो जिनको न्यूजीलैंड का वीज़ा, स्टडी वीज़ा मिल गया, उनको वर्क परमिट भी मिल जाता है, और उनको तो यहाँ आइलेट्स का कोई चक्कर है बैंक का? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो आइल्स नो डाउट कि यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, ये बात आपने अच्छी कही है कि डिप्लोमा के लिए यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, +2 के बाद आप 5.5 ओवरऑल 6 बैंड, एक में 5.5 हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बट यदि आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने पीजी कोर्स करना है, तो उसके लिए हमारी रिकमेंडेशन 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6 होनी चाहिए। तो आइल्स का जो क्राइटेरिया है ऑलमोस्ट कनाडा के इक्वल है, बट कनाडा क्योंकि 5.5 पे एक्सेप्ट नहीं करता, नॉन-एसडीएस में आपकी फाइन लग जाती है। न्यूजीलैंड में आपका 5.5 पे डिप्लोमा आपको मिल जाता है, कई देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स कि 5.5 में आपका एडमिशन हो सकती है। बट यदि आप डिग्री में जाना चाहते हैं तो 6 बैंड ईच हो, या कि मास्टर्स करना चाहते हैं तो 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड हो। तो ये बात हो गया, आइल्स की मैडम ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। मैं फंडिंग की बात कर रहा था कि यहाँ पर आपको 1 साल की जो ट्यूशन फीस है वो आपने शो करनी है। नेक्स्ट ईयर का अपने प्रोजेक्ट प्लान देना होता है
कि आपके पास पैसा है, नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस है, उसके बाद आपके पास ट्रैवल के एक्सपेंस है, जो एयर फेयर है वो भी आपके पास होना चाहिए। सो तकरीबन ये मान के चलिए कि 10 लाख के करीब फीस होती है न्यूजीलैंड की। 18 से 20 हज़ार डॉलर लेके चलें तो इतनी फीस होती है, और नेक्स्ट ईयर का जो प्रोजेक्ट प्लान है वो भी देना है। और जो लिविंग एक्सपेंस है, लिविंग एक्सपेंस कभी मत भूलिए, ये भी 18 से 20 हज़ार डॉलर लिविंग एक्सपेंस हो, तो ये भी 10 लाख के करीब हो गया। तो ये हमारे अकाउंट में होने चाहिए। अब ये किन किन के अकाउंट में होने चाहिए ये भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एयर फेयर जो रिटर्न फेयर है वो भी तकरीबन 2000 डॉलर आपको शो करना पड़ेगा कि मेरे पास वापसी की भी टिकट है। आगे वर्क परमिट देते हैं, PR देते हैं, बात की बात है, बट यू हैव टू शो कि मेरे पास 2000 डॉलर जो है वो रिटर्न एयर फेयर है। अच्छा, अब कौन कौन इसको शो करेगा? तो प्राइमरी जो ब्लड रिलेशन है जिसमें आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इधर जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है वो भी, या उसकी जो स्पाउस है, दोनों में कहना चाहता हूँ। मैरिड है तो उसकी जो स्पाउस है वो भी, अदरवाइज यदि वो मैरिड नहीं है तो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर, ये जो प्राइमरी लेवल पे है वो आपका फंड शो कर सकते हैं, बट एक पर्सन हो। सारे के सारे फंड एक में डाल दीजिए। यहाँ पर एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि यदि आपका न्यूजीलैंड में कोई रिलेटिव वहाँ पर है तो वो रिलेटिव्स भी आपके जो फंड है वो शो कर सकते हैं, तो वो नेचुरल जेन्युइन होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड में रहते हैं जो, नहीं न्यूजीलैंड में जो रहते हैं वो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो रहते हैं वो आपके जो फंड है वो शो कर सकते हैं। तो ये सारा जो कार्यक्रम है ना, ये सिर्फ फेक फंड से बचने के लिए है कि जो देखो जो बाहर से अप्लाई कर रहा है, जो शो कर रहा है, तो नेचुरली है कि वो 100% जेन्युइन होगा। इंडिया में एक अकाउंट में डाल दीजिए, 6 महीने पुराने फंड हो, तो जो प्रोजेक्ट प्लान देना है आपने वो 6 मंथ्स आपके पास ओल्ड फंड होने चाहिए। तो अंदाज़ा लेके चलिए कि 10 लाख आपकी फीस होगी, 10 लाख आपका लिविंग एक्सपेंस हो गया 20 लाख, और तकरीबन 10 लाख के करीब आपका जो प्रोजेक्ट प्लान है, तो 10 लाख हो गया, तो बन गया 30 लाख, और 1-1.5 लाख के करीब आपका एयरफेयर हो गया, तो 31-32 लाख रुपया आपके पास हो। अब FD भी चलेगी, सेविंग भी चलेगा, बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शेयर मार्केट, कोई म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं चलने वाला। और इसमें एक बात आप नोट कर लीजिए कि जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया उनके जो करंट फंड है वो भी चल जाते हैं। तो मैंने एजुकेशन का लेवल बता दिया कि डिप्लोमा से, ग्रेजुएशन से, PG से, मास्टर से, PhD, और उसके बाद मैंने बता दिया कि आज के दिन चाहिए, फीस स्ट्रक्चर बता दिया और फंड बता दिया मैंने। यहाँ पर गैप का कुछ कंसर्न है? देखिए, गैप का कंसर्न पूरे वर्ल्ड में रहता है, ऐसी बात नहीं है, बट न्यूजीलैंड में क्या होता है कि +2 के बाद 2 से 3 साल का गैप एक्सेप्टेबल रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नहीं एक्सेप्ट करता, बट न्यूजीलैंड 2 से 3 साल का, हाँ, जेन्युइन गैप हो, जस्टिफाइड गैप हो, एक्सेप्ट होता है। ग्रेजुएशन के बाद आपका गैप 10 से 15 से 20 साल का भी हो, दैट डज नॉट मैटर, वो किसी भी कंट्री में मैटर नहीं करता। यदि आपका ग्रेजुएशन ऑनवर्ड, यदि आपने जब आपने बैचलर की, उसके ऑनवर्ड्स आपके पास जस्टिफाइड एक्सपीरियंस विद ऑफर लेटर, विद अपॉइंटमेंट लेटर, विद रेजिग्नेशन, विद लिविंग लेटर, और विद सैलरी स्लिप्स, विद बैंकिंग, हर चीज़ आपकी अवेलेबल है, तो 10 से 15 से 20 साल का भी गैप कोई दिक्कत नहीं है। अब 20 साल का गैप मतलब ये हो गया कि 21-22 साल में ग्रेजुएशन की, अब वो पर्सन 40 साल की उम्र में यदि मास्टर्स करना चाहता है तो वो जा सकता है, बट बशर्ते कंडीशन इज़ दैट कि उसके पास जो एक्सपीरियंस है वो जस्टिफाइड एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो। सर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, और एक सेशन और रखना चाहूँगी मैं आपके साथ कि न्यूजीलैंड में अगर कोई जाके सेटल होना चाहता है, स्टडी के लिए नहीं जाना चाहते, तो एक बार ज़रूर एक सेशन और हम रखेंगे। आज के लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन। कहीं आपके कुछ सवाल हो, कुछ डाउट्स हो, तो ज़रूर आप हमें कमेंट्स में लिख कर भेजिए, या हमारा नंबर जो है वीडियो के साथ आ जाता है, तो आप हमें पूछ सकते हैं, सर को कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम हमेशा रेडी रहती है आपकी हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज का सेशन। थैंक यू सो मच। इसमें बस एक ऐड कर दो कि YouTube में हमारी तकरीबन 200+ वीडियोस हो चुकी हैं। आप व्यूअर्स का, ऑडियंस का बहुत प्यार, बहुत इज्जत, इतना आप रिस्पेक्ट देते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं, उसकी बदौलत ही आज हम आपकी आवाज़ बने हुए हैं, मैडम आपकी आवाज़ बने हुए हैं, और आप
200 वीडियोस में से कोई 2-4 वीडियो भी देख लेते हैं तो आप हाफ कंसल्टेंट बन जाएंगे, ये श्योर है। बाकी आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट हो तो आप हमारे साथ काम भी कर सकते हैं। आप कोई भी हमारे साथ आके काम करना चाहता है या कुछ लेडीज हैं वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं तो ज़रूर सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं। बेशक आप ऑफिस आके सीखिए, फ़ोन पर ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, हमारे साथ काम कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और ज़रूर हम आपका अगली बार भी इंतज़ार करेंगे FV के लाइव सेशन पर फ्राइडे 5 बजे हमेशा की तरह आपके सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।